Dunyadari is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। आज बात एक ठगी से शुरू करते हैं। ये कहानी अगस्त 2020 की है। अमेरिका से एक जहाज दुबई आया। इसमें पॉल नाम का एक आदमी भी था। उसे एक जरूरी मीटिंग में हिस्सा लेना था। मीटिंग खत्म होते ही उसे वापस अपने घर लौटना था। प्लेन से उतरने के बाद पॉल ने जो पहला काम किया वो था एक व्हाट्सएप मैसेज। पॉल ने अपनी पत्नी को लिखा, मैं सुरक्षित दुबई पहुंच गया हूं, मीटिंग खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। घर वाले निश्चिंत होकर अपने अपने काम में जुट गए। सब कुछ नॉर्मल से चल रहा था तब तक जब तक कि उन्होंने टीवी नहीं खोला। वहां जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उनका अपना पॉल सैनिकों से घिरा हुआ था। उसे हथकड़ी पहनाकर मीडिया के सामने पेश किया जा रहा था। सरकार उसे आतंकवादी बता रही थी। वो जगह ना तो दुबई थी और ना ही बेल्जियम। वो पूरा खेल पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में चल रहा था। अब सवाल यह है कि पॉल रवांडा कैसे पहुंच गया, उसे खुद ही नहीं मालूम। उसे बस इतना याद रहा कि दुबई में उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई थी। पादरी ने उसे एक आमंत्रण दिया, बुरुंडी चलकर लेक्चर देने की दरख्वास्त की। पॉल ने हाँ कर दी। दोनों लोग एक चार्टर्ड प्लेन में बैठे। इसके बाद पॉल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया वो रवांडा में था। असल में वो पादरी रवांडा सरकार का एक सीक्रेट एजेंट था। रवांडा सरकार ने कहा पॉल ने रवांडा में हमलों की साजिश रची, इसकी सजा देने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर बाहर आते ही बवाल मच गया। विदेशी मीडिया में छपा, होटल रवांडा के नायक को सरकार ने किडनैप करवाया। ये पॉल कौन था जिसे दुनिया हीरो बता रही थी, जबकि रवांडा सरकार आतंकवादी? होटल रवांडा की कहानी क्या है? होटल रवांडा और पॉल फिलहाल चर्चा में क्यों है, सब विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन दुनियादारी। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोई त्रासदी कितनी विभत्स, कितनी निर्दयी हो सकती है। अगर इसका चरम देखना हो तो रवांडा नरसंहार को देखिए। 1994 का साल था। अप्रैल के महीने से शुरू हुई सनक जुलाई तक चली, जब पड़ोसियों ने अपने पड़ोसियों को मार डाला। पादरियों ने रोजरी छोड़कर तलवार उठा ली। टीचरों ने पढ़ने आए बच्चों को काट दिया। जो चर्च में आए उन्हें जिंदा जला दिया गया। 100 दिनों के भीतर कम से कम 8 लाख हत्याएं हुई। इस नरसंहार में सेना और प्रशासन ने हत्यारों का पूरा सहयोग किया। यह नरसंहार हुआ क्यों था, इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना होगा। रवांडा में 2 मुख्य समुदाय हैं, हुतू और तुत्सी। हुतू है बहुसंख्यक और तुत्सी अल्पसंख्यक। हुतू खेती से जुड़े थे जबकि तुत्सी मवेशी पालन करते थे। रवांडा में मवेशी समृद्धि, सोशल स्टेटस, संपन्नता के सूचक हैं। मसलन किसी को शुभकामना देनी हो तो कहते हैं ईश्वर करे आपको हजारों गायें मिल जाएं। किसी को गिफ्ट देना हो तो गाय ही देते हैं। ऐसे में तुत्सी अल्पसंख्यक होकर भी ज्यादा प्रभावशाली रहे। 17वीं सदी में तुत्सी राजशाही भी आ गई। जब जर्मनी और बेल्जियम ने रवांडा में अपनी कॉलोनी बनाई, उन्होंने भी तुत्सियों को वरीयता दी। उन्होंने अपने फायदे के लिए नस्लीय नफरत और भड़काई। तुत्सी अमीर होते जा रहे थे जबकि हुटू लोगों को गुलामी और दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिलता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रवांडा में आजादी की मांग बढ़ी। बहुसंख्यक आबादी को वरीयता मिलने लगी थी। अचानक से हुटू पलटवार करने लगे। उन्होंने अपने साथ हुए शोषण का बदला लेना शुरू किया। रवांडा सोसाइटी का समीकरण अब बदल चुका था। जुलाई 1962 में रवांडा को आजादी मिल गई। अब सत्ता हुटुओं के हाथ में आ गई। उन्हें लगा अतीत के जख्मों को भरने का बढ़िया मौका है। इस फेर में वे हिंसक हो गए। तुत्सी लोगों की हत्या करने लगे। कईयों को देश छोड़कर भागना पड़ा। तुत्सी भी चुप नहीं बैठे थे। उनके यहां भी गुट बनने लगे थे। तुत्सी विद्रोही हमला करके छिप जाते। सरकार विद्रोहियों के किए का बदला लेने के लिए आम तुत्सी आबादी को निशाना बनाती। ये लंबे समय तक चला। सरकार हुटू समुदाय को इतिहास की याद दिलाती रहती थी। उन्हें डराती रहती कि अगर तुत्सी सत्ता में आए तो उनकी हालत बदतर हो जाएगी। ये सब इसलिए हो रहा था ताकि उन्हें कट्टर बनाए रखा जा सके, ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे। इस चाह में सरकार ने आम लोगों को खून का प्यासा बना दिया। अंदर ही अंदर लोग सुलग रहे थे। फिर आया 1994 का साल।
6 अप्रैल को राजधानी किगाली के बाहर एक रॉकेट हमला हुआ। निशाना सटीक था। सेना का एक जहाज हवा में ही मलबे में बदल गया। अंदर बैठे थे रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाबियारिमाना। उनके साथ बुरुंडी के राष्ट्रपति साइप्रियन नटेरियामारा भी थे। दोनों मौके पर ही मारे गए। दोनों हुटू समुदाय से थे। इस प्लेन क्रैश ने दबी चिंगारी पर पेट्रोल डाल दिया। राजधानी किगाली में लॉकडाउन लगा दिया गया। सेना ने हुटू लोगों से कहा, टुत्सियों को मारना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। सेना ने हथियार भी बांटे। फिर तो कत्लेआम मच गया। हुटू पतियों ने टुत्सी पत्नी तक को नहीं बख्शा। टुत्सी बच्चों को इसलिए मारा गया ताकि उनकी नई पीढ़ी कभी सिर न उठा सके। इस त्रासदी को इतिहास में रवांडा नरसंहार के नाम से जाना जाता है। नरसंहार के शुरुआती दिनों की बात है। किगाली में एक होटल था, डे मिल कोलिन। जान बचाने के लिए लोग इसमें घुसने लगे। शरण लेने वाले में हुटू और टुत्सी दोनों थे। जब तक हत्यारों का ध्यान इस होटल पर नहीं गया था, इस होटल को बेल्जियम की एक कंपनी चलाती थी। मैनेजर एक यूरोपियन आदमी था। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, वो रवांडा से निकल गया। तब कंपनी ने पड़ोस के होटल डिप्लोमैट से नया मैनेजर भेजा। इस नए मैनेजर का नाम था पॉल रोसेसबगीना। कुछ दिनों तक होटल में सब ठीक चला, लेकिन कब तक? एक दिन हुटू मिलिशिया की एक टुकड़ी ने धावा बोल ही दिया। उन्होंने मांग रखी कि टुत्सी लोगों को बाहर निकाला जाए। रोसेसबगीना हुटू थे। सेना में उनकी पैठ थी। उन्होंने उस पहचान के दम पर हुटू गुंडों को हमला करने से रोके रखा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने होटल की तिजोरी में रखे पैसे भी हत्यारों के हवाले कर दिए। सिर्फ होटल में रुके रहना जान बचाने के लिए काफी नहीं था। वहां शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जबकि पानी और खाने की आपूर्ति लगातार कम हो रही थी। उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाना जरूरी हो गया था। आखिरकार 70 दिनों के बाद यूएन की गाड़ियों में बिठाकर 1268 लोगों को निकाल लिया गया। मौत उन लोगों को छू कर चली गई थी। यह सब ऐतिहासिक था। पॉल रोसेसबगीना की हैरत अंगेज कहानी कुछ बरस बाद बाहर आई, जब इस घटना पर हॉलीवुड फिल्म बनी, होटल रवांडा के नाम से। 2004 में आई ये फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई। होटल डेमो कोलिन बाद में होटल रवांडा के नाम से मशहूर हो गया था। रोसेसबगीना इस फिल्म के नायक तो थे ही, असल जिंदगी में भी उन्हें दुनिया भर से सराहना मिली। अमेरिका ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देकर सम्मानित किया। उन्हें सेमिनारों में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। हालांकि ये सम्मान बहुतों को खलता भी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोसेसबगीना की बताई कहानी में झूठ का अंश बहुत ज्यादा है। यह भी कहा गया कि असल में रोसेसबगीना ने लोगों को बचाने के लिए पैसे खाए थे। उन्होंने शरणार्थियों से जान बचाने के एवज में रिश्वत भी ली थी। इसी तरह के और भी लांछन उनके ऊपर लगाए जाते हैं। रोसेसबगीना के सपोर्टर इन आरोपों को झूठा बताते हैं। उनका कहना है कि यह सब रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामी का फैलाया प्रोपेगेंडा है। आज हम पॉल रोसेसबगीना और होटल रवांडा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको याद है, हमने एपिसोड की शुरुआत में एक ठगी का किस्सा सुनाया था। कैसे एक आदमी को मारकर दुबई से रवांडा ले जाया गया और वहां उसके ऊपर आतंकवाद फैलाने का मुकदमा लाद दिया गया। जिस पॉल की कहानी आपने शुरुआत में सुनी थी, वो पॉल रोसेसबगीना है, होटल रवांडा के नायक। उन्हीं के ऊपर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। 23 मार्च को रोसेसबगीना ने ट्रायल में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, फैसला पहले से ही तय है। ये काफी हद तक सच भी लगता है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी कॉपी भी उन्हें नहीं दी गई है। 2 बार उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। रोसेसबगीना के ट्रायल में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद भी उनका मुकदमा चलता रहेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन इससे मुकदमा रुकने नहीं वाला। पॉल के बचने की गुंजाइश बेहद कम है। इसकी वजह बताई जा रही है राष्ट्रपति पॉल कगामी से उनकी दुश्मनी, और रवांडा में कगामी की इच्छा के बिना एक कलम तक नहीं उठती। अदालत भी उन्हीं की कठपुतली है। कगामी पिछले 26 सालों से रवांडा को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। 1994 से साल 2000 तक बतौर उपराष्ट्रपति और साल 2000 से देश के राष्ट्रपति के तौर पर। रोसेसबगीना और कगामी में दुश्मनी क्यों हुई? रोसेसबगीना ने 1996 में रवांडा छोड़ दिया। उसके बाद वो बेल्जियम और अमेरिका में रहने लगे। उन्होंने बेल्जियम की नागरिकता भी ले ली। कगामी का शासन भी कोई दूध से धुला नहीं था। उनके समय में भी बेहिसाब हत्याएं हुई हैं। विरोधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया गया है। रोसेसबगीना ने विदेश में रहकर ही कगामी की आलोचना शुरू कर दी। चूंकि रोसेसबगीना की अपनी पहचान है, उनकी बातों को बल मिलता है। इससे विदेश में कगामी की किरकिरी होने लगी। इसके अलावा रोसेसबगीना रवांडा मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यानी MRCD और पार्टी फॉर डेमोक्रेसी इन रवांडा यानी PDR से भी जुड़े हैं।
ये दोनों पार्टियां कगामी को सत्ता से हटाना चाहती। MRCD का एक विद्रोही गुट है नेशनल लिबरेशन फोर्सेस, जिसे NLF कहते हैं। ये गुट रवांडा में हमले करता रहता है। कगामी सरकार ने NLF के हमलों का दारोमदार रोसेसबगीना पर डाल दिया। इसके अलावा उन पर कॉन्गो आर्मी को सपोर्ट करने का आरोप भी लगा है। रोसेसबगीना हिंसक विरोध के आरोपों को झूठा बताते हैं। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति कगामी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला, उन्होंने अपने विरोधियों को संदेश दिया है कि अगर ये सब रोसेसबगीना के साथ हो सकता है तो तुम किस खेत की मूली हो। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको कम लताड़ा जाएगा। रोसेसबगीना के अलावा कोई ऐसा और शख्स नजर नहीं आता जिसकी बात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में गंभीरता से लिया जाता हो। रोसेसबगीना असली नायक थे या उन्हें जबरदस्ती हीरो बनाया गया, या फिर वो किसी प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं? इन सवालों पर बहस हो सकती है, लेकिन ये बात तो तय है कि सनकी शासक अपनी खप्त में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वे बुनियादी अधिकारों को दबाने के लिए कोई भी तिकड़म भिड़ा सकते हैं। वे न्याय के मंदिर को भी कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। रवांडा के पॉल कगामी ऐसी तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। नए दिन में नए किस्सों के साथ फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।